दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये एक सच्ची कहानी पर बनी हुई मूवी है। ये एरन नामी एक लड़के की लाइफ स्टोरी है जिसको एडवेंचर और हाइकिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। वो अपने इसी शौक़ के लिए हाइकिंग करने के लिए एक एडवेंचर मुहिम के ऊपर वीरान जगह पर जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि दूर दूर तक कोई इंसान नहीं बल्कि एक वीरान और चट्टानों का इलाका है। ये लड़का वहाँ पर जा रहा होता है कि इसे रास्ते में दो लड़कियाँ मिलती हैं जो रास्ता भूल चुकी हैं। एरन इनको आवाज़ दे के पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ, तो वो लड़कियाँ इसे अपने पास बुला के रास्ता पूछती हैं। वो इनकी मदद की ऑफ़र करता है और वो तीनों फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं और हाइकिंग के लिए आगे चलते हैं। एरन इन लड़कियों को गाइड करता रहता है और वो कहता है कि मैं एक ऐसे एडवेंचरस रास्ते के बारे में जानता हूँ जहाँ पर जाकर इन्हें बहुत मज़ा आने वाला है। एरन इन लड़कियों को लेकर चट्टानों के दरमियान में से गुजरता है। ये एक ऐसा रास्ता है जो कि बहुत ही तंग रास्ता है और चट्टानों के दरमियान में से गुजरता है, जहाँ ये लोग अपने पाँव और हाथों की मदद से फंस के वहाँ से गुजरते हैं। इन चट्टानों के दरमियान से गुजरते गुजरते अचानक एरन अपने हाथों और पाँव को ढीला छोड़कर नीचे गिर जाता है और वो गहरी खाई के अंदर से गुजरता हुआ नीचे गिर जाता है। ये लड़कियां बहुत खौफजदा हो जाती हैं। ये समझती हैं कि शायद एरन गिर के मर गया। ये दोनों लड़कियां परेशानी की हालत में एक दूसरे को देख रही होती हैं कि अब वो आगे क्या करेंगी। तभी उन्हें एरन की आवाज़ आती है जो इनको चिल्ला कर कहता है कि तुम भी नीचे आ जाओ। दरअसल इन चट्टानों के नीचे एक गहरा तालाब है जहाँ पर बहुत सारा पानी है। एरन इनको आवाज़ दे के कहता है कि आप भी हाथ छोड़कर नीचे छलांग लगा दो। ये दोनों लड़कियां जब छलांग लगाकर नीचे आती हैं तो इन्हें देखकर बहुत खुशी होती है कि एरन जिंदा है और वो चट्टानों के नीचे पानी के अंदर नहा रहा है। ये तीनों लोग वहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं और फिर वो वहाँ से आगे चल पड़ते हैं। कुछ देर के बाद हाइकिंग और एडवेंचर को एंजॉय करने के बाद वो लड़कियाँ वापस जाने का कहती हैं और एरन आगे बढ़ने के लिए इनसे इजाज़त लेता है। वो लड़कियाँ इनको कहती हैं कि तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई और हम चाहती हैं कि हमारी आपस में दोबारा मुलाकात भी हो। इसी मकसद के लिए वो इसको एक दिन के बाद होने वाली पार्टी के लिए इन्वाइट करती हैं। ये कहकर वो तीनों लड़कियाँ वापस आ जाती हैं और एरन आगे बढ़ जाता है। काफ़ी खतरनाक रास्तों के अंदर से और तंग पहाड़ी चट्टानों के अंदर से गुजरते हुए एरन आगे बढ़ता रहता है। तभी हम देखते हैं कि एरन एक चट्टान को पार करने के लिए दो चट्टानों के दरमियान फंसे हुए एक पत्थर पे पांव रख के उसको दबाकर चेक करता है कि क्या ये पत्थर इसका वजन उठा सकता है। वो इस पत्थर को चेक करने के बाद जब इस पत्थर के ऊपर पांव रख के आगे गुजरने की कोशिश करता है तो ये पत्थर अपनी जगह से सिरक जाता है और ये पत्थर दो चट्टानों के दरमियान में से नीचे की तरफ लुढ़क जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये एक खतरनाक सिचुएशन है जिसमें एरन का हाथ दो चट्टानों के दरमियान में इस पत्थर के साथ फंस चुका है। दो चट्टानों के दरमियान तंग रास्ते में हम ये देखते हैं कि एरन का हाथ एक चट्टान के साथ इस पत्थर की वजह से दब के फंस चुका है और वो यहाँ से निकल नहीं सकता। वो काफ़ी कोशिश करता है कि अपना हाथ इस पत्थर से निकाल ले, लेकिन इसका हाथ वहाँ से निकलने में कामयाब नहीं होता। एरन काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वो उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। तभी एरन वहाँ से चिल्लाकर उन लड़कियों को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन वो लड़कियाँ इससे काफ़ी दूर जा चुकी हैं और इसकी आवाज़ भी इन चट्टानों से बाहर नहीं निकल पाती। तभी एरन को एहसास होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका है और वो जहाँ पर पहुँच चुका है यहाँ से इसकी आवाज़ किसी को भी नहीं सुनाई देगी। एरन जिस जगह पर फंस चुका है वहाँ दूर दूर तक ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई परिंदा, बल्कि हर तरफ बेआबान और सन्नाटा है। एरन को अपनी इस मुश्किल सूरत हाल का अंदाज़ा हो जाता है। तभी वो अपना बैग खोलकर इसमें से अपना सामान निकालकर अपनी चीज़ें चेक करता है और इस सिचुएशन से निकलने के लिए सोचने लग जाता है कि वो इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करे और वो किस किस चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। एरन अपने बैग में से कैमरा, पानी की बोतल, छोटा सा चाकू और रस्सियाँ निकाल कर अपने सामने रख लेता है। तभी वो उस छोटे से चाकू की मदद से इस पत्थर को तोड़ना शुरू कर देता है। एरन का दायां हाथ पत्थर में फंसा होने की वजह से उसे काफ़ी मुश्किल का सामना है। उसके पास जो चाकू है वो काफ़ी छोटा है और चट्टान काफ़ी सख्त है। वो काफ़ी कोशिश के बावजूद इस पत्थर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने बाएं हाथ से पत्थर को तोड़ते हुए इसे काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तभी इसके हाथ से चाकू गिर जाता है और इसकी पहुँच से काफ़ी दूर जाके गिर जाता है। वो काफ़ी कोशिश के बावजूद अपने पाँव की मदद से इस चाकू को नहीं पकड़ सकता। तभी उसके जहन में एक आइडिया आता है और वो एक टहनी को अपने पाँव की उंगलियों के दरमियान फंसा कर इस चाकू को अपने पास कर लेता है और इसको उठा के दोबारा कोशिश करता है। एरन चाकू की मदद से पत्थर को तोड़ने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन उसे कामयाबी नहीं होती। पत्थर काफ़ी सख्त होने की वजह से वो इस चाकू की मदद से इस पत्थर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एरन के चाकू की मदद से मुसलसल कोशिश करने की वजह से उसके चाकू की धार ख़त्म हो चुकी है और रात भी ढल चुकी है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो इस सूरत हाल से कैसे बाहर निकलेगा। इसी तरह से रात गुजर जाती है और अगला दिन निकल आता है। उसे यहाँ पर फंसे हुए 25 घंटे हो चुके हैं।
तभी एरुन अपना वक्त पास करने के लिए अपना कैमरा निकालकर इसमें वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। वो इस वीडियो में रिकॉर्ड करता है कि किसी को नहीं पता कि वो इस वक्त यहाँ पर फंसा हुआ है, क्योंकि उसने किसी को भी यहाँ आने के बारे में नहीं बताया। वो ये भी बताता है कि इसके पास खाने का सामान बहुत कम है और उसके पास 400 से 500 मिलीलीटर पानी मौजूद है, जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा देर जिंदा रहने के लिए नाकाफ़ी है। कुछ देर के बाद एरुन को किसी की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो चिल्लाकर इसको मदद के लिए बुलाने की आवाज़ें देता है, लेकिन जहाँ पर वो फंसा है उसकी आवाज़ इन चट्टानों से टकराकर वहीं पे ख़त्म हो जाती है और कोई भी इसकी मदद के लिए नहीं आता। ऐसे ही कई घंटे गुजरने के बाद अगली रात दोबारा आ जाती है। उसे यहाँ पर फंसे हुए ये दूसरी रात है। अब एरुन को भूख की शिद्दत भी तंग करने लगती है। तभी वो अपने सामान में से खाने की कुछ चीज़ें निकाल कर खा के अपना गुजारा कर लेता है। तभी उसे याद आता है कि उन लड़कियों ने उसे इस वक्त अपनी पार्टी में इनवाइट किया था। अगर वो वहाँ पर होता तो वो उनके साथ इस वक्त यहाँ फंसे होने की बजाय एंजॉय कर रहा होता। वो खुद को उस पार्टी में महसूस करता है और अपना टाइम पास करने के लिए ख्याल ही ख्याल में इस पार्टी को एंजॉय करने लगता है। फिर वो अपनी काफ़ी सारी बातें याद करने लग जाता है ताकि उसका वक्त आसानी से गुजर सके। उसे तभी याद आता है कि इस एडवेंचर मुहिम पर निकलने से पहले जब वो निकल रहा था तो उसकी फ़ोन की घंटी बज रही थी। एरुन की मदर उसको कॉल कर रही होती है, लेकिन वो जानबूझकर वो कॉल अटेंड नहीं करता और वो अपनी मदर की कॉल अटेंड ना करके उसको ये नहीं बताता कि वो किस जगह पर किस काम के लिए जा रहा है। तभी एरुन के जहन में ये ख्याल आता है कि अगर उसने अपनी माँ की कॉल सुनकर उसे बताया होता तो शायद अब वो उसकी मदद के लिए यहाँ पर आ सकती। लेकिन किसी को भी नहीं मालूम कि एरुन इस वक्त कहाँ पर है। दूसरी रात गुजरने के बाद अगले दिन सुबह होने पर वो अपने सामान में से रस्सी को निकालकर इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इस बार वो इस पत्थर को रस्सियों से बांधकर एक पुली बनाता है और उस पुली के ऊपर से रस्सी गुजार के दूसरे हाथ से इस पत्थर को खींचता है। लेकिन पत्थर काफ़ी वजनी होने की वजह से इसके हाथ से वो पत्थर जोर लगाने के बावजूद अपनी जगह से नहीं सरकता। उसके बाद वो इस रस्सी को अपने पाँव में फंसाकर पूरी ज़ोर से ताकत लगाता है, लेकिन इसके बावजूद पत्थर काफ़ी वजनी है और वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। उसकी ये सारी कोशिश नाकाम रहती है और उसे इस सारी कोशिश का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। एरुन को इस मुश्किल सिचुएशन में फंसे हुए 3 दिन गुजर चुके हैं और उसके लिए सिचुएशन पहले से ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। इसका पानी ख़त्म हो रहा है और इसके पास खाने के लिए सामान भी नाकाफ़ी है। उसके पास वहाँ पर टाइम पास करने के लिए कोई और एक्टिविटी भी नहीं है। वो अपना ध्यान इधर उधर करने की कोशिश करता है। तभी उसे आसमान पर एक परिंदा उड़ता हुआ दिखाई देता है और वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी नोटिस करता है। वो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों की तरफ ध्यान करके अपना वक्त गुजारने की कोशिश करता है। एरुन को ये भी महसूस होता है कि जिस जगह पर वो फंसा हुआ है वहाँ पर दिन में सिर्फ 15 मिनट ही धूप आती है। वो इस धूप के ज़रिए अपने जिस्म में एनर्जी को बहाल करने की कोशिश करता है। एरुन अब इस सूरत हाल से काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है। तभी एरुन सोचता है कि इस सूरत हाल से निकलने का वाहिद हल ये है कि वो अपने बाजू को काट के इस सूरत हाल से बाहर निकल जाए। वो इस काम के लिए अपने बाजू को रस्सी से कस के बांध लेता है और अपने छोटे चाकू की मदद से अपने बाजू को काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि पत्थर से काटने की वजह से इसके चाकू की धार ख़त्म हो चुकी है और इस चाकू से उसके बाजू पे हल्की सी खराश भी नहीं आ रही। वो एक मरतबा से फिर मायूस होकर दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाता है। वो इस बार वीडियो में ये पैगाम रिकॉर्ड करवाता है कि हाइकिंग के लिए कभी भी आप सस्ते टूल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सस्ते टूल खरीदने से पैसे तो बच जाते हैं लेकिन ये टूल आपकी मुसीबत में आपके काम नहीं आते। इस तरह एक और दिन गुजर जाता है और एक मरतबा फिर से रात हो जाती है। रात का अंधेरा छाने के बाद वो अपनी ज़िंदगी की पुरानी बातें याद करने लग जाता है। इन्हीं यादों में खोए हुए उसे एहसास होता है कि बादल आ चुके हैं और काफ़ी ज़ोरदार बारिश होती है। एरुन के पास चूंकि पीने का पानी ना होने के बराबर था, इस वजह से वो इस बारिश के पानी को अपने मुंह में कतरे डालने की कोशिश करता है और वो अपनी बोतल में भी बारिश का पानी जमा करने की काफ़ी कोशिश करता है। बारिश का ज़ोर काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से चट्टानों के ऊपर से पानी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में इस चट्टान के अंदर भी भरना शुरू हो जाता है। चट्टानों के दरमियान में पानी भरते भरते पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि एरुन इसमें डूबने लग जाता है। तभी एरुन के जहन में ये बात आती है कि पानी के ज़ोर की वजह से भारी चीज़ का वज़न भी कम हो जाता है और इसके ऊपर ग्रेविटी का असर ख़त्म हो जाता है। वो इसी पानी के ज़ोर के साथ इस पत्थर को ज़ोर से धक्का लगाता है कि इसका वज़न अब पानी की मदद से कम हो चुका है। जैसे ही वो पत्थर को धक्का लगाता है तो उसका हाथ उस पत्थर से सिरक के बाहर आ जाता है और वो कोशिश करने के बाद उस पानी से निकलकर बाहर आके भाग के अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने लगता है तो उसकी आँख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये महज उसका एक वहम था। वो दरअसल अभी भी उसी जगह पर फंसा हुआ है। वो फिर से चिल्लाने लगता है और वो मदद के लिए किसी को बुलाने लगता है।
इस सिचुएशन में फंसे हुए उसे 4 दिन गुजर चुके हैं। इसके असाब भी थक चुके हैं। तभी एरन कैमरे में अपने पेरेंट्स के लिए अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाता है और वो कहता है कि मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार है। भूख और प्यास की वजह से काफ़ी ज़्यादा निढाल होने की वजह से काफ़ी कमज़ोरी महसूस करता है। एरन एक मरतबा फिर से कोशिश करता है और अपने बाजू को दोबारा से कस के बांध लेता है और वो उसी चाकू की मदद से अपने बाजू को काटने लगता है, लेकिन इस बार वो अपने बाजू को काटने की बजाय चाकू की नोक अपने बाजू में घुसा देता है, जिससे उसके बाजू पे ज़ख्म हो जाता है और उसके बाजू से खून निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो अपने बाजू को नहीं काट पाता और ना ही उसका हाथ इस पत्थर से बाहर निकलने में कोई मदद कर सकता है। इसी तरह से रात हो जाती है और फिर रात गुजरने के बाद एक और दिन आ जाता है। अब उसका 6ठा दिन है। इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और वो काफ़ी कमज़ोर भी हो चुका है। तभी एरन सोचता है कि शायद उसके इस दुनिया में आने के बाद से लेके अब तक ये माउंटेन्स उसका इंतज़ार कर रहे थे। एरन इस चट्टान को अपनी आखिरी आरामगाह समझते हुए इसकी दीवार पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखता है। एरन अब 6ठे दिन काफ़ी ज़्यादा निढाल हो चुका है और इसकी कुव्वत भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। एरन को काफ़ी ज़्यादा ख्यालात भी आकर घेर लेते हैं। वो अपने ख्यालात में एक बच्चे को देखता है जो कि इसके साथ खेलता है। यह दरअसल एरन का फ्यूचर सन है, जो इसके ख्याल में आता है कि वो शादी करेगा और उसके बाद उसका एक बेटा होगा जिसके साथ वो इसी तरह से खेलेगा। इस बच्चे को ख्याल में देखने के बाद एरन एक दफ़ा फिर से जीने की हिम्मत पैदा करता है और वो कोशिश करके सिचुएशन से निकलने की कोशिश करने लग जाता है। एरन इस चाकू को पत्थर पे घिसाकर इसकी धार तेज़ करता है और ज़ोर लगा के अपने बाजू की हड्डी को तोड़ लेता है। फिर वो इस तेज़ धार चाकू से अपने बाजू को काटना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता करके अपने बाजू को काट के अपने हाथ को अपने जिस्म से अलग कर देता है। जैसे ही उसका हाथ इसके जिस्म से अलग होता है, ये उस चट्टान और पत्थर की गिरफ्त से आज़ाद होकर नीचे गिर पड़ता है। इस तरह 6ठे दिन एरन अपने हाथ को सेक्रीफाइस करके खुद को इस पत्थर से आज़ाद करवा लेता है और वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। इस जगह से निकलने से पहले एरन उस पत्थर की तस्वीर बनाता है और उस हाथ की तस्वीर बनाता है जो कि उसी जगह पर रह जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उसे बारिश का जमा हुआ पानी नज़र आता है। वो इस पानी के ज़ख़ीरे के पास पहुँच के काफ़ी सारा पानी पीता है और वो बोतल की मदद से अपने सर में और अपने चेहरे पर भी पानी डालकर अपनी हिम्मत को बहाल करता है। उसकी खोई हुई एनर्जी काफ़ी हद तक बहाल हो चुकी है, लेकिन उसके बाजू के कटने की वजह से ज़ख़म से खून बहता है और वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी की तलाश में वापस चल पड़ता है। वो ख़ुद को भी इसी परिंदे की तरह महसूस करता है जिस तरह से वो खुले आसमान में आज़ाद है। एरन इर्द गिर्द देखता है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आता। उसकी मदद के लिए यहाँ पर दूर दराज तक कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। उसके हाथ का ज़ख़म उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। वो निढाल होकर गिरने ही वाला होता है कि अचानक उसे एक फैमिली नज़र आती है जो वहाँ पर हाइकिंग एडवेंचर के लिए आई होती है। वो चिल्लाकर इन्हें मदद के लिए बुलाता है और साथ ही नीचे गिर जाता है। वो फैमिली इसकी मदद के लिए भागकर आती है और इसकी सूरत हाल देखकर वो रेस्क्यू टीम को कॉल करके वहाँ पर बुला लेती है। तभी एक हेलीकॉप्टर आता है और वो एरन को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। एरन को तिब्बी इमदाद दी जाती है। फिर कुछ अर्सा बाद का सीन दिखाई देता है जिसमें एरन जिंदा सलामत अपने कटे हुए हाथ के साथ स्विमिंग पूल में नजर आता है। एरन 3 साल के बाद एक लड़की से शादी करता है और उसका एक बेटा होता है और वो हूबहू वही है जिसे उसने उस चट्टान के अंदर फंसे हुए फ्यूचर सन के तौर पे देखा था। एरन इतनी बड़ी मुसीबत से गुजरने के बाद भी अपना एडवेंचर और हाइकिंग का शौक़ ख़त्म नहीं करता। वो अब भी हाइकिंग पे जाता है और एडवेंचर करता है, लेकिन वो नोट लिखता है कि वो कहाँ जा रहा है और कितने दिन तक वापस आएगा, ताकि उसके गुम होने की सूरत में उसकी मदद के लिए कोई आ सके। ये एरन की सच्ची कहानी थी जिसे वो बाद में इंटरव्यू के ज़रिए अपनी वहाँ की याददाश्तों के बारे में और किस तरह से उसने सरवाइव किया इस बारे में वो लोगों को तफसीलात बताता है। 360 किलो वज़नी पत्थर के अंदर इसका फंसा हुआ हाथ और 6 दिन के बाद उसका वहाँ से ज़िंदा निकलना, ये एक मौजज़ा था। इसके साथ ही ये मूवी ख़त्म हो जाती है।